दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ जनवरी 2024। अगर क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एलिट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी लीगल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो या इन जनरल कोई लीगल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आपने किया है तो एक चीज रियलाइज की होगी, तो अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन द बेसिक नॉलेज ऑफ दी स्टैट्यूट्स, केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी एग्जाम्स। तो इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज ऑन दिस चैनल जहां पर हम हर मंथ कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ दैट मंथ। तो इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दो। इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे रिसोर्सेज लेकर आते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन आई थिंक वी डिजर्व। तो सबसे पहले हिट दैट सब्सक्रिप्शन बटन। अब चलते हैं आगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है जनवरी का इस गोवा फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है। अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये एक बार मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर आपने पीवाईपीस एनालिसिस किया है क्लैट के लिए हो या किसी एग्जाम के लिए तो यहाँ पर देखा होगा माइनर जो स्टैट्यूट्स है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और कब आते हैं ये क्वेश्चंस? जब कोई लैंडमार्क केस आया हो उस स्टैट्यूट पर। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके ऊपर सेक्शन 2 के ऊपर एक जजमेंट आया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिफोर वी इवन मूव टू द फैक्ट्स, द जजमेंट, द इशू एक्सेट्रा, एक बात नोट करते जाना सारे केसेस ताकि आपके पास एक कंपाइल्ड वर्जन हो बिफोर योर एग्जाम ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट केसेस। और इसी फाइल में ऐड करते जाना दूसरे भी जो केसेस आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, सो दैट एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए हैंडी होना चाहिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास। नाउ आई होप सबने पेन एंड पेपर ले लिया होगा, तो शुरू करते हैं। डेट ऑफ जजमेंट जनवरी 24 2024। नेम ऑफ द बेंच। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अगेन सेम चीज रिपीट करनी पड़ रही है बट पीवाईपीस देखे तो देखा होगा जजेस के नाम भी आ जाते हैं। डिसेंटिंग ओपिनियन स्पेशली अगर किसी जज ने दिया है किसी लैंडमार्क केस में तो उसका नाम तो पूछा जाना बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर नंबर जो है जजेस की बेंच का वो भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इन सारे सर्कमस्टांसेस में आपको जजेस के नाम पता होना इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपनी स्लाइड्स में भी कवर किया, अपने वीडियो में भी कवर करे, तो आप भी अपने नोट्स में लिख लेना याद से ताकि बाद में कहीं और जाकर ढूंढने की जरूरत ना हो। जस्टिस कौन कौन थे? बी आर गवई, अरविंद कुमार एंड प्रशांत कुमार मिश्रा, ये सारे जस्टिस जो थे इस बेंच में थे। अब फैक्ट जो इसके फैक्ट्स हैं वो एक बार जल्दी से इजी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, स्टेट ऑफ गोवा जो था वो गया एनजीटी के पास और एनजीटी से सीख किया कि आप डिफाइन कीजिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है वो फॉरेस्ट है या नहीं। तो यहाँ पर एनजीटी जो था उसने ये एप्लीकेशन डिस्पोज आउट कर दिया और बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि जाइए और जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कौन सा जजमेंट है? टीएन गोदावरम का, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट डिफाइन किया है, उस जजमेंट को रेफर कर लो, हम वापस से सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपील फाइल की फिर स्टेट ऑफ गोवा ने टू द सुप्रीम कोर्ट विद द सेम क्वेश्चन की ऐसी मेरी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दी है, प्लीज आप बताइए फॉरेस्ट क्या होता है। तो लेट्स क्विकली रीड this. The Supreme Court in this present case was hearing appeal regarding the criteria that was issued by the state of Goa for the identification of forest in the state. Previously, the case was presented before the National Green Tribunal. ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट जो था उसका इशू उठा था। किसके पास गई थी पहले एप्लीकेशन? एनजीटी के पास। यहाँ पर एनजीटी जो था उसने डिस्पोज कर दी थी एप्लीकेशन। क्या बोला था कि ऑलरेडी ये डिटरमाइन हो चुका है क्राइटेरिया आपका फॉरेस्ट का, कौन सी केस में? टीएन गोदावरम के केस में। तो जाकर वहां पर देख लो, वापस से सेम चीज आपको क्यों रिपीट करवानी है ना। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पास मेजर इशू आया, whether the areas of natural vegetation having tree canopy density between 0.1 to 0.4 ought to be considered as forest for the application of Forest Conservation Act 1980। तो क्या ये चीज फॉरेस्ट कंसिडर होगी? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। तो अब ये क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है एक केस में, तो वापस से सेम चीज आपको क्यों रिपीट करवानी है? सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही चीज बोली यहाँ पर। बिफोर वी मूव टू व्हाट द जजमेंट वाज, ये केस याद कर लेना बिकॉज इसको रेफर किया गया था, इसी के बेसिस पे जो जजमेंट है वो आया था।
So along with the case of January 2024, this case is also important. All right, 1997 का केस है ये, TN गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो थी इसने एक्सप्लेन किया था टर्म फॉरेस्ट क्या होता है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 and meant that it includes all statutory recognized forest whether designated as reserve, protected or otherwise। मतलब जितने भी फॉरेस्ट है जिनको रिजर्व कैटेगरी में दिया गया है, डाला गया है, या प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला गया है, या फिर किसी और कैटेगरी में बनाकर these forests have been preserved या identified under the FCA Act which is the Forest Conservation Act, वो सारे फॉरेस्ट है। तो ये क्राइटेरिया जब आपको डिफाइन कर दिया गया है इन दिस जजमेंट, वापस से आप सेम चीज पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया आर एडिक्वेट एंड वैलिड। ये चीजें वैलिड है, एडिक्वेट है एंड रिक्वायर नो अल्टरेशन। कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। 1997 में हमने क्राइटेरिया दिया है बट अब कोई चेंजेस अभी लाने की जरूरत हमें नहीं है। इसीलिए जो जजमेंट जो आपका डिस्पोज किया गया था एप्लीकेशन बाय द एनजीटी, सेम चीज को हम अपहोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो एप्लीकेशन डिस्पोज की गई है वो बहुत सही किया गया है एनजीटी ने। हम कुछ नया नहीं बोलेंगे, जाइए केस पढ़िए, स्टैट्यूट उठाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा और समझिए फॉरेस्ट क्या होता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के पास मत आइए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर जनवरी 2024 इज मैरी पुष्पम वर्सेस तेलवी कुरुस्मरी एंड अदर्स। क्या डेट थी जजमेंट की? जनवरी 3, 2024। जजेस के नाम पढ़ लेते हैं, विक्रमनाथ एंड राजेश बिंदल। अब यहाँ पर जो था केस के फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट है बट इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या थे केस के फैक्ट्स? यहाँ पर दो पार्टीज थी। तो एक पार्टी जो थी वो सीख कर रही थी इविक्शन और जो दूसरी पार्टी थी वो सीख कर रही थी कि मुझे पोजेशन दिया जाए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। अब ऑलरेडी एक बेंच ऑफ द हायर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब उसकी जब अपील गई दूसरी बेंच के पास विद द सेम नंबर ऑफ जजेस, तो वहां पर जो दूसरी बेंच थी उसका ओपिनियन अलग था फ्रॉम द फर्स्ट बेंच। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कि क्या हायर बेंच मतलब कि जो आपसे ज्यादा नंबर है जहां पर जजेस का, या फिर कोई जुडिशरी है जो कि लोअर जुडिशरी है, वो हायर जुडिशरी का जजमेंट ओवरटेक कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, क्या टर्न अराउंड कर सकती है ऐसे जजमेंट को? बीइंग लोअर इन नेचर, तो हायरार्की सेट की गई है जुडिशरी की, तो यहाँ पर कोई तो कारण होगा। अगर छोटे कोर्ट ही आकर बोलने लगेंगे हाई कोर्ट गलत है, तो फिर क्या रिस्पेक्ट रह जाएगा जुडिशरी का? फिर ये हायरार्की का मतलब क्या रह जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही आया था कि क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती है कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इंश्योर द जुडिशियल डिसिप्लिन। जरूरी है, जो कि क्वेश्चन यहाँ रेज हो रहा है, इतना हाईलाइट किया जा रहा है इस फैक्ट्स में कि क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी जुडिशरी की अगर छोटी सी बेंच ने आकर 7 जज बेंच का जजमेंट टर्न ओवर कर दिया, डिस्पोज कर दिया या बोल दिया कि हम ये नहीं मानते हैं। तो ये ही सेम चीज थी व्हेन अ डिसीजन फ्रॉम इक्वल इक्वल क्वोरम भी है ऑफ द सेम हाई कोर्ट और वहां पर सेम केस लाया जाता है तो भी बाइंडिंग होना चाहिए डिसीजन, इट शुड बी एक्सेप्टेड ऑल्सो। ठीक है, यही बोला था कि लोअर जुडिशरी तो ओवरटेक कर ही नहीं सकती है, कॉन्ट्रडिक्ट कर ही नहीं सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेम हाई कोर्ट की दो सेम बेंचेस है, सेम नंबर है, तो वहां पर इक्वल क्वोरम के साथ भी आप दूसरे डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हो। पर इंसान है, जजेस अलग अलग है, सब्जेक्टिव चीज है, तो हर इंसान का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने है एक्सप्लेन की है कि यू डू हैव द राइट टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्या बोला? वेट द अदर बेंचेस रिटेन द राइट टू डिफर, क्या आप डिफर कर सकते हो, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। और अगर लेकिन आपका डिसीजन अगर डिफरेंट है ना किसी सिमिलर नंबर ऑफ बेंच का या फिर किसी हायर जुडिशरी से, तो ऐसे केस को अपनी जितना भी बेंच है उसे बड़े बेंच के पास भेजो, वो डिसाइड कर लेगी क्या सही है क्या गलत है, आप इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। यहाँ पर जजेस भी आएगा। ऑलराइट, एंड दिस इज ऑल्सो 2024। ठीक है, जजमेंट की डेट क्या है? जनवरी 3, 2024। कौन कौन से जजेस? चीफ जस्टिस भी थे हमारे,
अपार्ट फ्रॉम दैट जेबी पर्दीवाला भी थे एंड मनोज मिश्रा जो हमारे जस्टिस हैं, ये थे 3 जज बेंच है, बट हमारे सीजीआई भी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर जो भी आया बहुत सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, तब तो सीजीआई के पास गया है ये केस। तो नोट कर लेना फैक्ट्स क्या थे यहाँ पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो थी, इसके चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने, उनके पास एक क्वेश्चन आया कि क्या जो रिटायर्ड जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनको ये सर्वेंट की सर्विस मिलनी चाहिए या नहीं। तो इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाकर सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब ये पावर तो होनी चाहिए चीफ जस्टिस के पास। कहां से पावर ड्रॉ करी, फ्रॉम आर्टिकल 229। अब आर्टिकल 229 क्विकली रेफर कर लेना साइड बाय साइड डायरेक्ट ओपन करके, या जैसे ही वीडियो खत्म हो तो एक बार जाके पूरा आर्टिकल 229 पढ़ लेना। फॉर द रेफरेंस हियर लेट्स जस्ट डिस्कस इट ब्रीफली कि क्या होता है। तो जो आर्टिकल 229 है उसमें डिस्कस किया जाता है कि जो चीफ जस्टिस है उनके पास पावर होती है कि वो कंडीशंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स उनको डिफाइन कर सकते हैं। ये पावर दी गई है आर्टिकल 229 में। तो यहाँ पर क्या सच पावर एक्सटेंड्स टू द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, क्या ऐसी पावर यहाँ पर भी एक्सटेंड होती है? क्या ऑफिसर्स और सर्वेंट की जो कंडीशन फिक्स करना है इस टर्म में ऑफिसर्स में, क्या जजेस भी इंक्लूड होते हैं? ये मेजर क्वेश्चन था। लेट्स रीड दिस। The division bench of Allahabad High Court has passed 2 orders directing the UP government to notify rules proposed by द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, इन्होंने कुछ रूल प्रपोज किए थे कि सर्वेंट्स की सर्विस प्रोवाइड की जाए टू द रिटायर्ड जजेस। उस चीज को गवर्नमेंट ने एज रूल नोटिफाई कर दिया। क्या नाम था यहाँ पर इन रूल्स का? डोमेस्टिक हेल्प टू फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड एंड द फॉर्मर जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑलराइट, ये रूल्स बना दिए गवर्नमेंट ने, किसके रिकमेंडेशन पे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या आपके पास ये पावर भी है, क्या आप ऐसा करवा सके? तो क्या बोला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने? वेदर द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट हैव द पावर अंडर आर्टिकल 229 टू मेक रूल्स एज पर और पर्टेनिंग टू द बेनिफिट्स पेबल टू फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्या ये पावर है? एपिक्स कोर्ट ने बोला ऐसी कोई पावर आपके पास है नहीं। तो टर्म है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट, उसमें आते ही नहीं है चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, इसलिए आप ऐसे कोई भी सर्वेंट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं टू दीज ऑफिसर टू दीज जजेस अंडर आर्टिकल 229। द एपेक्स कोर्ट interpreted article 229 subclause 2 of the Indian Constitution, thereby stating that article pertains only to service and conditions of officers and servants of the High Court and does not include judges of High Court. जजेस को इंक्लूड ही नहीं किया जाता है, सिटिंग भी नहीं करता है इंक्लूड, और रिटायर्ड भी नहीं करता है। तो किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के जज इस टर्म में नहीं फॉल करते हैं। इसीलिए जो पावर भी दी गई है कि आप इनकी सर्विस की कंडीशंस फिक्स कर सकते हो, वो पावर only pertains to officers and servants and not to judges. The court concluded that the Chief Justice does not have power under Article 229 to make rules pertaining to post-retirement benefits payable to the former Chief Justice and judges of the High Court. ये आपके पास पावर ही नहीं है। जब पावर ही नहीं है तो कहाँ से बना रहे हो ये सारे रूल्स? और ये मैं बार बार चीजें रिपीट करती हूँ एक ही स्लाइड में, एक बार, दो बार, तीन बार, सो दैट इतना डीपली आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाए कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद याद नहीं भी करते हो, अलग से नोट्स लेकर नहीं भी बैठते हो, तो भी याद हो जाना चाहिए ये सारी चीजें। ये सारे केसेस तो कम से कम क्लैट पीजी, एलिट पीजी तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको आने ही चाहिए। ऑलराइट, नाउ पेरूमल राजा वर्सेस स्टेट which is being represented by the इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। जजमेंट की डेट है जनवरी 3, 2024। कौन कौन से जजेस यहाँ पर हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना एंड SVN भाटी। फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में, पहले एक बार इजीली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पेरूमल है, he was being accused of for the murder of रजनीकांत फादर। तो मतलब रजनीकांत एक इंसान था, उसके फादर के मर्डर के लिए पेरूमल को डिटेन किया गया था, केस चल रहा था ऑलरेडी। व्हाइल ही वाज इन डिटेंशन, तो उसने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि मैंने रजनीकांत का मर्डर किया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो डिस्क्लोज किया गया है, एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, क्या इसको यूज किया जा सकता है एज एन एविडेंस टू कन्विक्ट पेरूमल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसके बाद जाकर इस केस में पेरूमल जो था उसको कर दिया गया अक्विट,
बोल दिया आपने मर्डर नहीं किया है रजनीकांत के फादर का। तो क्या ये जो एक्विटल हुआ है, ये जजमेंट एज एन एविडेंस यूज हो सकता है टू एक्विट हिम फ्रॉम द मर्डर ऑफ रजनीकांत ऑल्सो? यही क्वेश्चन था, यही इशू रेज हुआ था इस केस में, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बार फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इन दिस केस अ क्रिमिनल अपील वाज फाइल्ड बाय द अपीलेंट हु वाज कन्विक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ डिसीज रजनी। इसको यहाँ कन्विक्ट कर दिया गया रजनीकांत, जिसको रजनी भी बोला गया, रेफर किया गया है, उसके मर्डर के लिए, while the appellant was detained in another case relating to the murder of राजा राम। राजा राम कौन था? रजनीकांत के फादर। इसके मर्डर में ये ऑलरेडी डिटेन था। He made a disclosure statement concerning the murder of रजनीकांत। यहाँ पर इसने डिस्क्लोज किया कि मैंने मर्डर किया है रजनीकांत का। Police officials had therefore arrested the appellant on the basis of disclosure statement। इस स्टेटमेंट के बेसिस में पुलिस ने इसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये तो अक्विट हो गया दूसरे केस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था, वुड द जजमेंट ऑफ एक्विटल, जो कि किसके केस में किया गया था? राजा राम के केस में, जिसके लिए डिटेन कर रखा था, जहां पर डिस्क्लोजर हुआ है, उसके केस में अगर एक्विटल हुआ है तो क्या एविडेंशियरी वैल्यू है इस एक्विटल की ऑन द प्रेजेंट केस? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई वैल्यू नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट केस है, एक जगह एक्विट हो गया तो भी दूसरी जगह मर्डर कर सकते हो, तो इसलिए देयर इज नो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ जजमेंट ऑफ एक्विटल ऑन द अदर केस। Conviction of appellant was affirmed by the apex court as the court observed that the judgment of acquittal would not qualify as relevant and evidentiary value of acquittal to the appellant। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ऐसे जजमेंट की एज एन एविडेंस ऑन दी अदर केस। और आप कन्विक्ट हुए हो, बिल्कुल सही कन्विक्ट हुए हो। अब एक्विटल एक जगह मिल जाता है तो दूसरी जगह आप सीख नहीं कर सकते सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज Mariam Faizuddin and another versus State by अदुगोदी पुलिस स्टेशन एंड अनदर। ये केस क्या था? एक बार पहले डेट्स देख लेते हैं, जजेस देख लेते हैं, फिर फैक्ट डिस्कस करते हैं। जनवरी 2024 में डिस्कस हुआ था, जजमेंट आया था। कौन कौन से जजेस थे यहाँ पर? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत एंड केवी विश्वनाथन। इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ थे, दोनों अलग अलग रहने लग गए। वाइफ आके इंडिया में अपने रिलेटिव्स के साथ रहने लग गई। अब यहाँ पर उनका पैदा होता है एक बेटा, बेटी, बेबी, चाइल्ड, ठीक है। तो व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न द हस्बैंड सेड टू द वाइफ कि इसका पासपोर्ट बनवा लो। सो नाउ टू गेट द पासपोर्ट में वाइफ ने फोर्ज किया हस्बैंड की सिग्नेचर। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड ने केस फाइल कर दिया ऑफ चीटिंग, सेक्शन 420 के अंडर आईपीसी में केस फाइल कर दिया गया। और हस्बैंड ने बोला दैट शी फोर्ज माय सिग्नेचर और इसीलिए इसको कन्विक्ट किया जाए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पर था कि क्या सच फोर्जिंग ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ द हस्बैंड बाय द वाइफ, क्या ये अमाउंट करते हैं चीटिंग को अंडर आईपीसी और नॉट? लेट्स रीड द फैक्ट्स क्विकली। इन दिस केस फॉलोइंग द अबैंडनमेंट ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड ने अबैंडन कर दिया था वाइफ को, वाइफ स्टार्टेड लिविंग इन हर रिलेटिव्स हाउस, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द वाइफ गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, यहाँ पर बच्चा हुआ इंडिया में ही, एंड सॉट अ पासपोर्ट फॉर हर माइनर चाइल्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड ने बोला था कि इसका पासपोर्ट बनवा लो, तो वाइफ ने यहाँ पर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल की। सब्सिक्वेंटली द हस्बैंड ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट द वाइफ and her relatives alleging they forged his signatures for such activity। important चीज है, issue है, whether the act of wife's forging signature for her husband to seek passport for a minor child constitute करता है चीटिंग या forgery का offense under IPC। ये सब हमने एक बार इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर लिया है। For somebody who does not understand हिंदी very properly, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कम फ्रॉम सच पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पर हिंदी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती है और समझ नहीं आता है। So somebody who's from the southern part of India, for those students, we've covered everything in English also. So in case you do not understand anything that is being explained in Hindi, you can look at the slides and understand what are the important cases, what are the important judgments. All right. And for the students who speak in Hindi और जिनको थोड़ा सा हिंदी की अंडरस्टैंडिंग से समझ ज्यादा इजीली आ जाता है, उनके लिए सारी चीजें हिंदी लैंग्वेज में भी कवर की जा रही है, विच इज सिमिलर टू आवर क्लास पैटर्न, जहां पर हर चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर की जाती है, so that none of the students miss out on important information। all right, अब यहाँ पर जजमेंट क्या आया था? इट वॉज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट कि जो वाइफ ने फोर्ज किया है हस्बैंड के सिग्नेचर,
This does not amount to the act of cheating under section 420. क्यों? क्योंकि अगर आपने एसेंशियल देखे हैं चीटिंग के, तो यहाँ पर डिसीटफुल इंटेंशन तो ठीक है अपनी जगह, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लॉस क्या डैमेज होना चाहिए टू दी अदर पार्टी। यहाँ पर हस्बैंड को कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, सिग्नेचर पूछ के है पासपोर्ट के लिए, बट लॉस क्या हुआ है दूसरी पार्टी को? कुछ नहीं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट बिकॉज यू डिड नॉट सफर एनी काइंड ऑफ लॉस और डैमेज, so this would not amount to the offense of cheating under section 420. क्या बोला? The act of wife forging the signature of her husband to seek the passport for her minor child to travel abroad does not amount to cheating under section 420. This is because there was absence of deceitful act that resulted, there is absence of deceitful act that resulted in loss or damage of property to the husband. मतलब हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी का डैमेज या लॉस हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए ऑफेंस ऑफ 420 कमिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब आई होप ये जो इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे केसेस थे, जितने भी मैंने कवर किया है, सब कुछ आपने नोट्स बना लिए हैं। जो भी सेक्शंस है इनको बेयरएक्ट से एक बार जाकर जरूर रेफर कर लेना और साइड में ही लिख लेना एसेंशियल्स। ऑलराइट, अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज हम लाते रहेंगे और नेक्स्ट विद इन द कमिंग डेज वी विल ब्रिंग अ सीरीज ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ फेब 2024। तो इसीलिए इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट, इतना सब आपके लिए करने के लिए आई थिंक 1 सब्सक्रिप्शन यू कैन डू। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। कुछ भी डाउट है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, इन इंपॉर्टेंट केसेस में या कहीं भी और वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एग्जाम्स, कॉमेंट डाउन बिलो। We do look at the comments and we also reply. Apart from this, koi aur video suggestion, that also you can comment down below. And I hope this was helpful.